टैगोर विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर हैं और उनकी ज़्यादा दखल कहानियों में है, कविता में भी आवाजाही करती हैं और बहुत ही सुंदर, गहरी और सूक्ष्म संवेदना की कविताएं रचती हैं। आप उनकी कविताओं को ध्यान से सुनिएगा, एक अलग दुनिया में जाएंगे। मैं आदर सहित आमंत्रित करता हूँ श्रद्धा श्रीवास्तव को। सभी को मेरा नमन। पहली कविता मैं सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं और नर्मदा। प्रेम करते हुए तुम मुझे नदी कह रहे थे, नर्मदा नदी। नर्मदा के समान सुंदर, नर्मदा के समान पवित्र, नर्मदा का सा उल्लास। करुणा तो होगी ही, करुणा हर नदी का अनिवार्य गुण है। तुम शायद यह नहीं जान पाओगे कि मैं नर्मदा के समान जिद्दी हूँ, नर्मदा की तरह उल्टी चलने वाली, नर्मदा की तरह ब्याह करके भी कुंवारी। बचपन में दूसरी कविता, बचपन में सुना था किसी से, किससे मालूम नहीं, मगर याद रहा, कहा कोई होगा जो मेरे लिए हर पल माला पिरोएगा। कौन होगा वह नहीं पूछा मैंने, भीतर घर कर गया किसी का होना जो मेरे लिए माला पिरोता हो। कैसा होगा वह नहीं पूछा मैंने, उसे आना था वह आया, उसके आने की छाया मन पर रह गई। माला पिरोने वाले ऐसे ही होते हैं, पता नहीं चलता कौन पिरो रहा है, कौन हो रहा है माला। मेरे भीतर कोई पिंजरा है या मैं किसी पिंजरे में हूँ, मैं हूँ ना हूँ, पिंजरा जरूर है। मेरे भीतर जल है या जल मैं हूँ। आँख कुछ कहती है, आवाज़ कुछ और कहती। भीतर कुछ सूख गया है, भीतर कुछ उमड़ रहा है। मेरे भीतर मैं हूँ। एक और पढ़ देती हूँ। एक पेड़ में है पत्तों जितनी बातें, एक पेड़ में है पत्तों जितनी बातें मुझ में भी। कोई नहीं सुनता तो पेड़ हवा में हिलकर कर लेता हरी हरी बातें। मेरी कोई नहीं सुनता, मैंने खुद को सुना, खुद ने मुझे सुना। मेरे भीतर हर तरफ पत्ते बिखरे थे, हर पत्ते में मैं, हर पत्ते में मैं। बहुत ही सूक्ष्म गहरे संवेदना की कविता के लिए श्रद्धा जी का आभार। मैं आमंत्रित करता हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक चतुर्वेदी जी को। माफ करेंगे, कोई और दूसरा नाम था इसलिए निकल गया। मैं क्षमा याचना सहित आदरणीय विवेक चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करता हूँ। विवेक जी जबलपुर से आते हैं और उनका कविता संग्रह स्त्रियां घर लौटती हैं बीते समय का बहुचर्चित कविता संग्रह रहा है और इस शीर्षक कविता के लिए वे देश भर में चर्चित हुए हैं। मैं उन्हें बहुत आदर सहित आमंत्रित करता हूँ रचना पाठ के लिए। आदरणीय विवेक चतुर्वेदी जी। धन्यवाद संतोष भाई साहब। आज गांधी का दिन है और गांधी को हम इस रूप में याद करते हैं कि उन्होंने
समाज में जो भी वंचित वर्ग में था, वंचित जगह पर था, उसको अंतिम आदमी की बात करते थे गांधी, जो सबसे अंतिम हो उसको कैसे उठाएं और समाज की मुख्य धारा में आगे लाएं। तो ये दुर्भाग्य है देश का कि आज भी इतने साल आज़ादी के हो गए, लेकिन हमारा जो हमारी आधी आबादी है, स्त्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं दोयम जगह पर हैं और वो जगह उनको और वो मुकाम उनको हासिल नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। तो जो मेरी शीर्षक कविता है वही पढ़ रहा हूँ, एक ही कविता पढ़ूंगा। और ये कविता उन स्त्रियों की कविता है। हमारी आधी आबादी अपने कामकाज के लिए आज वो घर में सीमित नहीं है, तो बाहर काम के लिए जाती है, दफ्तरों में, कारखानों में। वो एक आम औरत जो दिन भर काम करती है, अपनी रोजी रोटी कमाती है, वो घर लौटती है, उसकी कविता। स्त्रियां घर लौटती हैं, स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में आकुल वेग से उड़ती हुई काली चिड़ियों की पांख की तरह। स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में आकुल वेग से उड़ती हुई काली चिड़ियों की पांख की तरह। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसल खाने में, फिर नींद के कमरे में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है, वो एक साथ आंगन से चौके तक लौटाती है। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसल खाने में, फिर नींद के कमरे में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है, वो एक साथ आंगन से चौके तक लौटाते हैं। और स्त्री कहाँ कहाँ लौटती है? स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती है। स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती है। स्त्री लौटती है दाल भात में, टूटी खाट में, जतन से लगाई मसहरी में। वो आंगन की तुलसी और कनेर में लौट आती है। और स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौट सकती। स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौट सकती। उसे वो पत्नी, बहन, माँ या बेटी की तरह लौटती है। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट सकती, उसे सुबह की चिंताओं में भी लौटना होता है। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट सकती, उसे सुबह की चिंताओं में भी लौटना होता है। स्त्री चिड़िया सी लौटती है, थोड़ी मिट्टी रोज पंजों में भर लाती है, छोड़ देती है आंगन में। घर भी एक बच्चा है स्त्री के लिए, जो रोज थोड़ा और बड़ा होता है। और स्त्री के लौटने का वैभव देखिए कि लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी। कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी। कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना, दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है, धरती का अपनी धुरी पर लौटना है। धन्यवाद। ऊंची चीज है। सभी कवियों ने दो दो रचनाएं पढ़ी, कुछ लोगों ने दो से ज़्यादा भी पढ़ी, उन्होंने एक ही कविता पढ़ी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो एक कविता ही अपने आप में मुकम्मल कविता है, इसके लिए उनको धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ लखनऊ से हमारे बीच में यहाँ पधारी सुशीला पुरी जी को, वे आएँ और रचना पाठ करें। सुशीला जी मशहूर कवियत्री हैं और हिंदुस्तान के लगभग सभी समृद्ध मंचों पर वे रचना पाठ के लिए जाती हैं और हमारे आग्रह पर वे कृपापूर्वक यहाँ पधारी। मैं उन्हें बहुत आदर सहित आमंत्रित करता हूँ रचना पाठ। नमस्कार, आप सभी के धैर्य को प्रणाम। कितनी देर से कविताएं सुन रहे हैं। आज बापू का जन्मदिन है तो उनको मैं सादर नमन करती हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ इस विद्यालय के प्रबंधक रवि मिश्रा जी का। रवि मिश्रा जी ने इतना बड़ा आयोजन किया है और कितने दूर दूर से हम लोग आए हैं इस प्रांगण में, बच्चों को, अध्यापकों को और बच्चों के परिजनों के लिए कविताएं लेकर। गांधी जी का जन्मदिन है। कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा था कि मैं कब्र में से भी बोलता रहूँगा। तो उसी शीर्षक से मैं दो कविताएं पढ़ूंगी।
दो कविताएं पढ़ रही हूँ। पहली कविता का शीर्षक है बोलना होगा। बोलना होगा, नहीं तो वे सारे पेड़ काट कर जला डालेंगे अपने लालच के चूल्हे में। बोलना होगा, नहीं तो वे सारे पेड़ काट कर जला डालेंगे अपने लालच के चूल्हे में। छौंक कर खा जाएंगे सारी छाँव, रास्तों पर हरियाली नहीं तब चटक धूप होगी। बोलना होगा, बोलना होगा, नहीं तो वे सारे पेड़ काट कर जला डालेंगे अपने लालच के चूल्हे में। छौंक कर खा जाएंगे सारी छाँव, रास्तों पर हरियाली नहीं तब चटक धूप होगी। बोलना होगा, बोलना होगा, नहीं तो वे सूख जाएंगे पूरी की पूरी नदी। बोलना होगा, नहीं तो वो सूख जाएंगे पूरी की पूरी नदी। पानी की बूंद बूंद को तरसना होगा, खोदने होंगे रोज रोज कुएं, नहीं तो प्यास से मरना होगा। बोलना होगा, बोलना होगा, नहीं तो नहीं होगा समाधान। बोलना होगा, नहीं तो नहीं होगा समाधान कि ना बोलने से गूंगे कहे जाएंगे। बोलना होगा, नहीं तो नहीं होगा समाधान कि ना बोलने से गूंगे कहे जाएंगे। बहरे होने का भी होगा अनुमान, नाम नहीं फिर नंबरों से होगी पहचान। बोलना होगा। अगली कविता है चुप्पियाँ। ये ना बोलने पर ही एक कविता ये भी है, देखिएगा। जब बोलना निहायत जरूरी था कुछ लोग चुप थे। जब बोलना निहायत जरूरी था कुछ लोग चुप थे। लिपियों के लिबास में तरह तरह की चुप्पियाँ थीं। लिपियों के लिबास में तरह तरह की चुप्पियाँ थीं। लंबी सुरंग से जिस तरह गुजरती है ट्रेन, गुजर रहे थे लोग भाषाओं से होकर। गुफाओं में करार रहे थे कुछ हर, जैसे घायल शेर पड़े हैं खूंखार। गीदड़ों की हुक्का हुआ, उल्लुओं के मनहूस स्वर, और पता नहीं बिल्लियाँ रो रही थी या गा रही। अक्षर नहीं, उनकी जगह अखबारों में चमगादड़ आकर लटक गए थे। अक्षर नहीं, उनकी जगह अखबारों में चमगादड़ आकर लटक गए थे। काकाए भी थे दुर्गंध फैलाते हुए। चोर की तरह सेंध लगा रहे थे कुछ शब्द। फुसफुसाहटों में बदल चुकी थी अस्मिताएं। सूखने लगी थी नदी, दरकने लगे थे पहाड़, चिटकने लगी थी धरती। गर्द से भर गया था पूरा आसमान। जब बोलना निहायत जरूरी था कुछ लोग चुप थे। बहुत बहुत